38,55,000 का अगर आपके साथ कोई विश्वास में लेकर चीटिंग कर रहे हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप जी पाएंगे? और आप उसके बाद आप सिस्टम के पास जाएं तो सिस्टम आपके साथ सही तरीके से व्यवहार ना करे तो फिर आपकी क्या गुजरेगी? हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप यादव है और मेरे साथ 38,55,000 की चीटिंग हुई है। यह चीटिंग कैसे हुई है इसकी कहानी मैं बताने आपको जा रहा हूं। ये बात है 14 नवंबर 2025 की 3:30 बजे। एक व्यक्ति का फोन आता है जिसका नाम है विनय कुमार। हालांकि ये बदला हुआ नाम है, वो मुस्लिम व्यक्ति है, लेकिन उसने विनय नाम के आइडेंटिटी से हमसे बात की। लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने बताया, बोला कि हम ढूंढ रहे थे कोई जो अपनी कंपनी चलाता हो, स्टार्टअप किया हो, तो हम लोग कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं। मैं उसकी बात को सुना और सुनने के बाद उसने 12 करोड़ रुपए का हमारी कंपनी में, जो कि वैल्यू फॉर रियलिटी है, मैं लखनऊ में स्टार्टअप किया था, उसमें निवेश करने का मुझे ऑफर करता है। और इस ऑफर के तहत हमारी लगभग से 2-3 दिनों तक बातचीत होती है और 20 नवंबर 2025 को वह मुझे मिलने के लिए आसनसोल पश्चिम बंगाल में बुलाता है। मैं वहां पे जाता हूं, होटल में ठहरता हूं और वहां पर मुझसे 4 लोग मिलने आते हैं। रवि सिंह, प्रकाश सिंह, अजय सिंह और विनय सिंह। ये 4 लोग हमसे मिलने आते हैं। मैं बातचीत करता हूं। मिलने के दौरान बहुत ही सहज और बहुत ही नॉर्मल मुलाकात होती है और मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं होता है कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल था। उसके बाद मैं वापस आता हूं। वापस आने के बाद फिर हमारी नॉर्मल बातचीत चलती है, अच्छे तरीके से बातचीत चलती है, आधे घंटे बातचीत चलती है, कैसे पैसा आएगा, कहां कहां निवेश करना, इसकी बातचीत चलती है। और मुझे दोबारा 29 नवंबर 2025 को बुलाया जाता है और मैं लखनऊ से 28 नवंबर 2025 को, जब 29 नवंबर 2025 को आसनसोल जाने वाला था, तो 28 तारीख को मुझे करीब 10 बजे फोन आता है कि भैया रवि भैया बिजी हैं, तो किसी के वहां शादी है, उस शादी की वजह से शादी है तो इनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, तो लखनऊ में सोना बहुत अच्छा मिलता है, तो एक जेवर लेते आइएगा और इसका पैसा आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। मैंने वो बात मान ली और साथ में एक घड़ी भी टाइटन की मुझसे डिमांड किया गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लुलु मॉल कल्याण ज्वेलर से 1,80,000 प्लस का ज्वेलरी खरीदता हूं और लुलु मॉल से ही टाइटन घड़ी खरीदता हूं 22,500 की, और उसको लेकर 28 तारीख को अपनी गाड़ी से मैं आसनसोल जाता हूं। 29 तारीख को मॉर्निंग में पहुंचता हूं। आसनसोल इंटरनेशनल होटल में मैं रुकता हूं। वहां पे मुझसे मिलने के लिए सेम वही व्यक्ति प्रकाश, रवि, विनय और अजय मुझसे मिलते हैं। मिलने के दौरान मैं उनको सोना और घड़ी सौंप देता हूं और नॉर्मल बातचीत होती है। और मिलने जुलने के बाद वो बोलते हैं कि हमारे पास एक गोल्ड बॉन्ड पेपर है जो करीब 1997 का था और वो करीब उसकी 32 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। और उसके जो ओरिजिनल सेलर थे पप्पू कुमार और कमलेश कुमार, वो पेपर दे रहे थे रवि को और रवि आगे उसे बेच रहा था। तो उसके बदले जो पैसा मिलना था, उसी पैसे को वो लखनऊ में मेरे साथ निवेश करने वाले थे और उसके लिए बाकायदे वो एग्रीमेंट करने वाले थे कि प्रॉपर एग्रीमेंट है 7 साल का, और जिसमें जो हम 1 नंबर में पैसा दे रहे हैं उसको आपको डबल करके देना है। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट अगर आ रहा है मेरे स्टार्टअप में निवेश करने के लिए तो हमारी कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। तो हमने उनकी बात मान ली। उसके बाद 30 तारीख को हिंदुस्तान होटल में उस गोल्ड बॉन्ड पेपर का जो वो बेच रहा था कमलेश और पप्पू, जिसके बायर थे रवि जिसको आगे बेच रहे थे वो थे, एक गुप्ता जी थे, एक अग्रवाल जी थे। 1,80,00,000 रुपए का पैसों से भरा बैग हिंदुस्तान होटल में लेकर आते हैं 30 तारीख को करीब 2 बजे के आसपास। मुझे भी वहां ले जाया जाता है और मुझे उनसे मिलवाया जाता है। मैं वहां लोगों से मिलता हूं, मुझे बड़ी चीजें सहज सिंपल लगती हैं। और उसके बाद जब वहां पे मैं भी पहुंचता हूं तो प्रकाश, रवि, मैं, गुप्ता और अग्रवाल, हालांकि जो गुप्ता अग्रवाल सब मुस्लिम हैं, मुझे बाद में छानबीन में पता चला कि अपनी आइडेंटिटी सब छुपा दिए हैं। तो मैं मिलने के बाद जो 3 पेपर थे, वो 3 पेपर में से 2 पेपर ही उन्होंने उस समय होटल में लेकर आए गुप्ता और अग्रवाल के सामने। जब रवि उनको पेपर सौंपते हैं तो अग्रवाल जी बोलते हैं एक पेपर कहां है। तो हाँ, इतनी सहज उनकी एक्टिंग होती है, इतना सहज रिफ्लेक्शन होता है उन दोनों एक दूसरे के बीच में, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि सब पूरा गेम प्लानिंग और फ्रॉड कर रहे हैं। तो बोलता है कि अच्छा वही पेपर ले आता हूं, लगता है वो पेपर छूट गया है। तो जो ओरिजिनल पेपर का सेलर था पप्पू और कमलेश, वो सब पेपर लेकर चले गए। तो मैंने कहा कि ये पेपर ऊपर का क्या मजा रहा, प्रदीप जी इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ये लोग इसी का पैसा हम लोग अपना निवेश करेंगे और जो सेलर है उनको भी इस पैसे की जरूरत है। उस समय तक मुझे बॉन्ड पेपर के बारे में पता था कि गोल्ड बॉन्ड पेपर लोग खरीदते बेचते हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि इसमें और क्या क्या होता है।
बहरहाल वो पेपर लेकर भाग जाता है। तो उस पेपर की जो ओरिजिनल वैल्यू, जो उसका असली सेलर था पप्पू और कमलेश, जिसकी 3 करोड़ की वैल्यू, तो जो 3 करोड़ रुपया देना था, उसने बोला कि अब मुझे पहले पैसा दीजिए, तब जाके हम ये पेपर देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग आगे जिसको बेचना है, जो जिसके सेलर थे पप्पू, रवि थे, गुप्ता थे और बायर असली अग्रवाल थे, वो पेपर लेंगे। उसके बाद जब मैं वापस जाता हूं, मैं होटल रुकता हूं, तो मुझे कहानी बताई जाती है कि प्रदीप जी अब तो समस्या हो गई, आप घर जाइए और हम लोग पैसे की व्यवस्था कर देंगे, और ये जब पेपर बिक जाएगा तो जो पैसा हम लोग को मिलेगा वो पैसा हम आपकी कंपनी के साथ निवेश करेंगे, प्रॉपर आके लखनऊ में एग्रीमेंट करेंगे। तो मैंने कहा मैंने जो जेवर और पैसा लाया उसका पेपर कर, प्रदीप जी देखिए अभी दिक्कत हो गई, आप लखनऊ पहुंचिए, इसका मैं पैसा आपको भेज दूंगा आपके अकाउंट में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं फिर वापस 30 तारीख को शाम को आसनसोल से वापस लखनऊ आ जाता हूं। उसके बाद कहानी रची जाती है कि इस पैसा की व्यवस्था करने में प्रदीप जी कुछ पैसे की मदद की जरूरत है, क्या हो पाएगी? तो मैंने बोला कि मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मुझसे गलती हुई, मुझे लगा इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने दी है, जो कि मुझे कहीं भी एहसास नहीं हो रहा था कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम चल रहा है प्रॉपर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो शायद ठीक ही है। तो मैंने उस 3 करोड़ में व्यवस्था करने के लिए अपनी गाड़ी, अपने आईफोन, अपना मैकबुक, कुछ दोस्तों से कर्ज, कुछ जो सेविंग थी, सब मिलाकर मैंने 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में 33 लाख रुपए की व्यवस्था की। सारा पैसा व्यवस्था कर कितना मैंने दिया, उन्होंने कहीं अपना, उसने बोला कि हमारा सिंगरौली में माइनिंग की जो काम चलता है वहां पर हमारी मशीनें लगी हैं, उसका जो मशीन है उसको बेच दिया हमने, कुछ कर्ज लिया है, कुछ गाड़ी हमने भी बेच दी है, सब व्यवस्था करके 2 करोड़ 99 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। और 10 तारीख को ये सब व्यवस्था करके जो असली सेलर थे कमलेश और पप्पू, उसके वहां जाते हैं, पैसा देते हैं और कहते हैं वो पेपर दीजिए, वहां एनओसी वगैरह सब साइन करवा लेते हैं। लेकिन 3 करोड़ में 1 लाख रुपए की कमी थी। इस 1 लाख रुपए की कमी की वजह से एक कहानी में बताते हैं हमें सब कि कमलेश ने गाली दे दिया प्रकाश को, रवि को, तो प्रकाश ने उसे झापड़ मार दिया, इसी बीच में हाथापाई हो गई। और दुमका जिस गांव में बैठे थे तो वहां के जो मुखिया थे छुड़ाने लगे, तो मुखिया जी को हाथ लग गया, मुखिया जी गिर गए, ट्रैक्टर के हल पे उनके सर पे चोट लग गई। तो फिर वो अस्पताल चले गए, तो मुखिया जी के लड़के ने पुलिस बुला दी, बाकी प्रकाश और विनय सब भाग गए, रवि को पुलिस उठा ले गई और अगले दिन मुखिया जी की डेथ हो गई। ये सब कहानी मुझे बताते, पहले तो मैं 2 बार मिल के आया था, इसके बाद तो मुझे सब कहानी बताए जा रहे थे, और पैसा फंस गया और रवि चला गया जेल। अब रवि जेल चला गया, फिर मुझसे पैसे की डिमांड की गई कि रवि जी को छुड़ाने में वकील से सेटिंग हो गई है, 45 लाख रुपए की लग रहे हैं, भैया उसमें कुछ व्यवस्था करिए। मैंने कहा भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं, हमने जो व्यवस्था करके दी थी सब कुछ आपको, अपने सेविंग्स, अपने कर्ज, अपनी गाड़ी सब कुछ दे दिया, हमारा तो कंपनी जो हमने स्टार्टअप किया तो डूब गई, अब मैं कहां से व्यवस्था करूं? तो अंत में पैसा व्यवस्था मैं नहीं कर पाता हूं, बहुत प्रेशर बनाते हैं सब मुझसे मांगने के लिए, लेकिन मैं नहीं करता हूं। अंत में सब विश्वास करने, गुप्ता और विनय का बार बार फोन आता है, बार बार फोन आता है और बोलते हैं फिर कि चलिए कोई बात नहीं, आप व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन रवि जी की पैसा की व्यवस्था करके उनके माता पिता ने दे दिया है, हम लोगों ने कुछ व्यवस्था की है, और रवि जी 10 फरवरी को बाहर निकल रहे हैं, 10 फरवरी 2026 को। एक कहानी वहां तक पहुंची है। मैंने अच्छा कंग्रेचुलेशन, निकल रहे हैं बाहर। तो जैसे निकले तो व्यवस्था करिए, निवेश करना करिए, अदरवाइज मुझे निवेश की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा कम से कम वापस आप करिए, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, मेरी कंपनी डूब गई है, मैं एकदम परेशान हो गया हूं, मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा या तो मैं लड़ूंगा, ऐसे नहीं हार मानूंगा। तो अंत में जब 10 तारीख को फिर सेम डेट पे जो डेट बताए थे सब, रवि बाहर निकलते हैं। 11 तारीख को रवि मुझसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद रवि बताते हैं कि हमने मुखिया जी के लड़के से डील की है, 50 लाख रुपए मुखिया जी के लड़के ने सुलह कर लिया है, उसी पैसे की व्यवस्था में लगा हूं कि आप कुछ पैसे की व्यवस्था कर पाएंगे? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है पैसे की। तो अंत में होता क्या है कि एक पैसे की व्यवस्था करते हैं सब, और पैसा की व्यवस्था करने में कहते हैं सब 40 लाख रुपए की व्यवस्था हो पाई है, हमने मुखिया जी के लड़के को दे दी, मुखिया जी के लड़के ने एनओसी हमें वापस कर दिया है, लेकिन सुलह के लिए बोला कि 10 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा बचा वो भी देंगे, तब हम कोर्ट में गवाही देंगे कि हम इसमें रवि का कोई दोष नहीं, गलती से हाथ लग गया है। इस बीच में मैंने कहा अच्छा आप लोग अगर सही हैं तो मैं आप लोगों से मिलने आता हूं और आप लोग मुझसे मिलिए। तो मैं लखनऊ से 11 मार्च को 10 फरवरी निकला, बीच में पैसे व्यवस्था किए जा रहा था। तो 27 तारीख को उसने, रवि ने बोला था कि मुझे वापस सरेंडर भी करना है, लेकिन इस बीच में पैसे की व्यवस्था मैं नहीं करता हूं, उसे अपना व्यवस्था कर लेते हैं। 10 लाख रुपए कमी होती है कि 27 तारीख को कहता है कि हम कोर्ट से 10-12 दिन का और एक्सटेंशन ले लिए हैं, 11 मार्च तक का हमारे पास समय है, हमें पैसे की व्यवस्था करनी है। मुझसे फिर पैसे की डिमांड की जाती है, मैं पैसा नहीं देता हूं। अंत में 11 मार्च को फिर रवि सरेंडर कर देता, मुझसे बात करता, प्रदीप भाई कुछ पैसे की व्यवस्था करिए, जो कि मैं 11 तारीख को पहुंचा था कराची इन सबों से मिलने के लिए, लेकिन मुझसे किसी ने सब मिले नहीं, सब फरार हो गए।
लेकिन 4 बजे शाम को 11 तारीख को बारिश हो रही थी, तो मैंने फोन करके पूछा यहाँ तो बारिश हो रही है। करीब 3 बजे मैंने थोड़ा ट्रिक खिला कि 3 बजे बताता हूँ, तो रवि बोलता 3 नहीं 4 बजे बारिश हो रही थी। तो मुझे लगा अच्छा, यानी कि रवि यहीं कहीं आसपास है, लेकिन मुझसे कोई मुलाकात नहीं करता है। मैं वापस फिर चला आता हूँ, रवि अपने आप को सरेंडर कर देता है 11 तारीख को। और उसके बाद फिर पैसे की मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ी सी व्यवस्था करनी है 10 लाख रुपए में से, और बचा है लोग थोड़ा बहुत हम भी व्यवस्था करते हैं और इसको किसी तरीके से बाहर निकालते हैं ताकि जो समस्या खड़ी हुई है खत्म हो जाए। हमें पूरा अभी तक विश्वास है कि सब आदमी फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन आदमी है, क्योंकि मेरे जीवन में कभी फ्रॉड ऐसा नहीं हुआ था, ना किसी भी तरीके का नहीं हुआ था। और जिस तरीके से पूरी गेम प्लानिंग के साथ मुलाकात किया था, पैसा देखा था, जो नॉर्मल मीटिंग हुई थी 17-18 लोगों की जो उनकी टीम थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि इतनी बड़ी टीम इतना फ्रॉड ऐसे तो होता नहीं होगा फ्रॉड। लेकिन मैं इस फ्रॉड के चंगुल में फंसता ही जा रहा था। और इस बीच में लगातार मुझसे गुप्ता और विनय बातें किए जा रहे हैं, मुझे मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं, पैसा मांगने के लिए, डराने की, धमकाने की। एक उम्मीद है कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, थोड़ा लगी ये व्यवस्था करिए आप। तो मैं बार बार सुने जा रहा था, लेकिन मेरे पास बीच में प्रयास तो किया, लेकिन मेरे पास पैसे देने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने पैसे व्यवस्था कर ही नहीं पाए। लेकिन अंत में जब 11 मार्च को दोबारा सरेंडर कर देता तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। तो 13 मार्च को फिर गुप्ता कहता है कि हमारे जो अग्रवाल जी है उनकी सास की डेथ हो गई, और उनकी सास की डेथ हो गई, कहानी का एक नया एंगल लेकर आए। तो उनकी सास की डेथ हो गई, तो अंत में फिर बोले कि चलो इनके सास की डेथ हो गई, तो अंत में जो भी काम होगा 21, 22, 23 तारीख के बाद ही होगा, मार्च के बाद ही होगा, अब पैसे की व्यवस्था करिए। मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता हूं। अंत में जो विनय कहता भैया हमने घर गिरवी रख दिया, बहन का जेवर तहु बेच दिया, हमने करीब 6.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली है, भैया थोड़ा और कर दीजिए, एक काम खत्म किया जाए। तो अंत में मुझे ऐसा लगता है चलो कहीं 100 से कर्ज वगैरह लेते हैं। तो हमने एक दोस्त से कुछ पैसे मांगे और 3.5 लाख रुपए और व्यवस्था करके हमने 27 मार्च को उसको दे दिए। और उसके कहने के मुताबिक 30 मार्च को रवि बाहर जेल से निकलता है और मुझसे बात करता है और बोलता है कि प्रदीप जी अब आप निश्चिंत हो जाइए, सारा काम ठीक हो गया है, मैं लखनऊ आ रहा हूं और पैसा भी आ रहा है, एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर होगा और सारी चीजें व्यवस्था होंगी। मैंने कहा ओके ठीक है। 30 मार्च को 6:56 पर रवि चलता है अपने पाकुड़ जगह से, पाकुड़ झारखंड से, और लखनऊ के लिए लेकर रात भर में गायब हो जाता है। लखनऊ यहाँ पे आता नहीं है। मैं पूछता आखिर आए नहीं तो गए कहां। तो फिर मुझे 31 को निकला था, 31 की शाम हो गई, तो रात को मुझे फोन करके सब उल्टा डराने लगे कि प्रदीप भैया आप सबको पता था, उनके परिवार को पता था, उनकी पत्नी रो रही है, एकदम परेशान है, तो लखनऊ के लिए चले तो गए कहां। लग रहा था कि उनको किसी ने मार दिया, उस पेपर की वैल्यू सबको पता चल गई थी। मैंने कहा भाई अगर चला तो आया क्यों नहीं, अगर आया यहाँ लखनऊ में तो पुलिस ट्रेस कर ही लेगी, हम तो अपना नंबर नहीं बंद करेंगे। हमें डराने की कोशिश की कि हम नंबर बंद कर दें, हम नंबर स्विच ऑफ कर दें, किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि उल्टा अगर रवि को सच में डेथ हो गई होगी तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगी। तो मुझे बचाने के लिए, सिंपैथी अदा करने के लिए वो सब मुझे ये बात बताने लगे। तो मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो बात गड़बड़ है, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। अंत में सब धीरे धीरे करके 3 अप्रैल को ये अपना नंबर भी स्विच ऑफ कर दिया सब, ना किसी पुलिस का फोन आता ना कुछ होता है। मैं समझ गया कि मेरे साथ अब फ्रॉड हो गया। दैट्स टाइम, क्योंकि मैंने पहली बार स्टार्टअप किया था, इतनी परेशान हुआ था, कर्ज लिया था, तो मैं खुद ही, मेरे अपनों ने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। तो मुझे लगा कि ऐसे समाज में रहने से क्या बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं 5 अप्रैल को सुसाइड करने के लिए सोच लिया था कि मैं नहीं जीऊंगा, ये बहुत ही गंदा समाज है। लेकिन फिर थोड़ा सा हिम्मत आई, एक दोस्त ने मेरी मदद की, हिम्मत आई, तो मैंने अपना सारा सामान बेच के इन लोगों को ढूंढने के निकल गया। पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही थी, ना लखनऊ की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रही थी। लखनऊ वाली कह रही थी पहली मुलाकात आसनसोल में की है तो आसनसोल जाके करिए, नहीं तो जहां का अकाउंट, जिस अकाउंट पे आपने पैसा दिया उस जगह पे जाइए, वहां FIR करिए। तो मैं इन लोगों के खोज में निकल जाता हूं। जो अकाउंट था वो अकाउंट तहसील अंसारी के नाम था, RC स्टेट एक्स सोल्यूशन, जो बिष्टपुर जमशेदपुर झारखंड का था। मैं उस बैंक पे जाता हूं, मैं उसका फोटो दिखाता हूं तो बैंक आइडेंटिफाई करता है ये व्यक्ति तो है, इसी ने पैसा सारा निकाला है और बैंक में आना जाना प्रॉपर है, ये लड़का रियल एस्टेट का काम करता है। लेकिन वो अकाउंट जो खुला था वो 11 नवंबर 2025 को अकाउंट खुला था। लेकिन बैंक मैनेजर कहता जब तक आप FIR वगैरह नहीं करेंगे तब तक हम कुछ डिटेल नहीं देंगे, बस इतना आइडेंटिफाई कर दिए कि ये आदमी जिंदा है और इसी ने पैसे निकालने हैं। तो मेरी हिम्मत बनी कि चलो ठीक है, कम से कम फेक अकाउंट नहीं है, कोई आदमी जिंदा तो हो सकता है मेरा पैसा मिल जाए। तो जो सिम सब इस्तेमाल करते थे मुझसे बातचीत के दौरान, सारे सिम का डिटेल निकलवाया, सारी सिम फर्जी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। तो गुप्ता और अकाउंट में जो अपडेटेड मोबाइल नंबर था, वो दोनों नंबरों का जब मैंने डिटेल निकलवाया तो वो नवाडी दक्षिण बहल जामतारा का एड्रेस निकला,
जब मैं उस एड्रेस पे पहुंचा तो वो आदमी मुझे मिला जिसके नाम से सिंह थी, वो मजदूर था और वो नशेड़ी था, जुआ हुआ खेलता था, उसने अपनी सिम इन लोगों को बेच दिए थे। जब वहां पहुंचता हूं तो वहां इजाजुल खान नाम के एक व्यक्ति मिलते हैं। इजाजुल खान मेरी पूरी बात सुनते हैं तो वो गेस कर लेते कि कौन कौन व्यक्ति इस कांड में शामिल होगा, वो सबको बता देते हैं कि ये व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके बाद मैं जब वहां से वापस आता हूं तो जैसे ही मैं वापस जमशेदपुर पहुंचता हूं, बैंक के पास रिक्वेस्ट करने के लिए कुछ व्यवस्था करूं, मैं पुलिस स्टेशन जमशेदपुर जाता हूं, वहां रिक्वेस्ट करता हूं तो एक पुलिस वाले थोड़ी मेरी मदद करते हैं, बैंक जाकर उसका एड्रेस निकलवाते हैं। लेकिन जो एड्रेस निकलवाए थे उन्होंने रोलेक्स टावर, ओल्ड पुरलिया, जमशेदपुर, वो भी वहां पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, कोई उसे बता नहीं पाया। जो तहसीन अंसारी का एड्रेस करीम इंटर जाकिर नगर नियर करीम इंटर कॉलेज, वो भी फेक एड्रेस था, उस पर कोई तहसीन अंसारी नहीं रहता था। तो मैं वापस बैंक के पास गया, बैंक मैनेजर से सवाल किया, पीएनबी बैंक का अकाउंट था, कि सर आपने अकाउंट कैसे खोल दिया, ना उसका कोई एग्जैक्ट एड्रेस है, कुछ भी नहीं है, तो आपने वेरीफाई नहीं किया था क्या? तो बैंक मैनेजर बोलता आप कहना क्या चाहते हैं, अगर आपको मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते, आप आयु जब आएगा तो मैं उसको जवाब दूंगा कि अकाउंट मैंने कैसे खोला है। तो मैं फिर वापस सोचा कि अब क्या करूं मैं, तभी मेरे पास बोकारो से फोन आता है, बोकारो झारखंड से फोन आता है, सुभाष नायक, एडवोकेट सुभाष नायक के नाम से फोन आता है, उनके मोबाइल नंबर से फोन आता है और मुझे बुलाया जाता है कि रवि जो फ्रॉड हुआ है उसमें रवि ठीक आदमी था और रवि के साथ भी उन लोगों ने, पूरी टीम ने फ्रॉड कर दिया है। तो रवि के पिताजी काफी अच्छे इंसान हैं, वो दुखी हैं और आपके बारे में पता चला है, तो आप आ जाइए बोकारो, हम कुछ पैसा आपको लौटवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता ठीक। तो मैं फिर 14 अप्रैल को वापस बोकारो जाता हूं। इसी बीच मेरे पास फोन आता है इजाजुल खान का, जो नवाडी में मिला था। उसने बोला कि क्या आपके पास बोकारो से किसी वकील का फोन आया था? मैंने हाँ आया था। आपको कैसे पता? कल नहीं, वो कुछ आपका करवाएगा और आप कितने पैसे में सुलह कर लेंगे, मान जाएंगे। आप पुलिस थाना एफआईआर वगैरह नहीं करेंगे, आप कहीं एफआईआर वगैरह मत करिए, आपका कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाएगा और आपका काम पैसा लौटवाया जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं बोकारो जाता हूं, वकील से मिलता हूं, तो वकील का असली नाम रमीज रजा है, लेकिन उसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाया था शुरुआती दौर में, मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे इसकी आइडेंटिटी ये रमीज रजा है, ये सुभाष नायक जो जिसके नाम फोन से किया था वो उसका जूनियर है। मुझे तीसरी मुलाकात में पता चलता है। मैं 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक वहां रुकता हूं, तो मुझे 10 लाख रुपया कैश के रूप में रिटर्न कराया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि आप कोई एफआईआर वगैरह नहीं करिएगा और आप इतना ले जाइए और आप अपना काम शुरू करिए। ये लोग बहुत चोर हैं, वकील कहता बहुत चोर हैं, ये पैसे नहीं देंगे, आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, बशर्ते हम इंसानियत के नाते रवि अच्छा इंसान है तो इतना पैसा वापस करवा दिया, आप वापस जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पूरा पैसा लूंगा, मुझे इतने पैसे मानूंगा नहीं। मैं वापस जब लखनऊ आता हूं 10 लाख रुपया लेकर, तो जब मैं वापस फिर 2-3 दिन के बाद एफआईआर करने लखनऊ थाने में जाता हूं, सारी कहानी बताता हूं, तो वकील का फोन आता है, वकील ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि मुझे एफआईआर करना है, तो वकील फिर बोलता है कि एफआईआर वगैरह मत करिएगा, आप वापस आइए बोकारो, आइए हम कुछ करते हैं। मैं वापस फिर बोकारो जाता हूं 2 मई को। वहां पे जाता हूं तो मुझे फिर समझाता है, मुझे डराने की वकील बार बार कोशिश कर रहा है। एक तो आइडेंटिटी मुझे छुपाया था शुरुआती दौर में, मुझे नहीं पता इसका नाम रमीज रजा है, डराने की कोशिश करता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद एक वकालतनामा साइन करवाता है कि उसने बोलता कि आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, वकालतनामा साइन करिए, मैं आपका केस लड़ूंगा, आपका पैसा वापस कराऊंगा। मैंने कहा देखिए मुझे केस कचहरी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, मुझे ऊपर कर्ज है, मेरा बिजनेस हैम्पर कर चुका है, मैंने स्टार्टअप किया था, मैं बर्बाद हो चुका हूं, अगर आप निकलवा देते हैं पैसा तो बहुत बेहतर होगा। तो बोलता हाँ हाँ मैं निकलवा दूंगा, आप केस उस मत करिए और हम कुछ व्यवस्था करेंगे। तो मैं फिर दोबारा 2 तारीख को गया, 3 तारीख को शाम को वापस लखनऊ आ गया। उसके बाद वो मुझे फिर बुलाता है 20 तारीख को, 12 मई 2026 को। मैं वापस बोकारो जाता हूं, वो एक साइन मुझसे पेपर करवाता है तहसीन अंसारी से और मेरे बीच में साइन करवाता है, कहता कि आप इनके ऊपर केस उस मत करिएगा, ये साइन करिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे और आपको पूरा पैसा हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे जब साइन करने के बाद मुझे 1 लाख रुपए देता है, लेकिन नोटरी पे साइन करते समय तहसीन को कभी नहीं बुलाया, ना रवि को, किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मेरी साइन होती है और मुझे सिर्फ कैश के रूप में 1 लाख रुपए फिर से देता है और बोलता है कि बाकी पैसा मैं कोशिश करूंगा निकलवा दूं, और ऐसा करते हैं कि हम पूरा पैसा निकलवाऊंगा, हम 50-50 कर लेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप मेरा ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवा दीजिए, अगर आप ईमानदारी से पैसा निकलवा देंगे तो कुछ पैसा हम आपको दे देंगे उसमें से, लेकिन हमारी पैसा निकलवा दीजिए। फिर इसके बाद मैं 1 लाख रुपए लेकर वापस आता हूं, जो एग्रीमेंट साइन करवा उसका पेपर मांगता हूं, पेपर नहीं देता है क्योंकि वो तहसीन अंसारी कभी नोटरी पे साइन करने आया नहीं। लेकिन इसी बीच उसने सबका
फोटो मुझे दिखाया क्या कि ये रवि था, मैंने हाँ यही तो था, लेकिन उसका नाम असली रवि नहीं इमरान खान है। जो प्रकाश बना था वो उसका असली नाम, उसमें से एक हिंदू था, असली नाम अभिषेक सिंह था, उसका फोटो दिखाया। तहसीन अंसारी का फोटो दिखाया, विनय का फोटो दिखाया, गुप्ता का फोटो दिखाया, अग्रवाल का फोटो दिखाया, इस सबका फोटो उसने दिखाया। क्या ये सभी लोग हैं, सबके बारे में जानकारी, हमारे पुराने क्लाइंट हैं। देखिए हमारे क्लाइंट हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम ये तो हमारे क्लाइंट है तो हम उनके खिलाफ जाएंगे नहीं, बट आपका पैसा निकलवाने में हम मदद करेंगे, क्योंकि आप काफी अच्छे इंसान है। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। वो नया नया मोटिवेशन देता है, समझाता है और डराने की भी साथ साथ में कोशिश करता है। कहता दोबारा मत जाइएगा, वहां पे जानदारा चले जाएंगे तो आपको रेप के केस में फंसा के मारने की उनकी प्लानिंग है। तरह तरह की धमकी देने की भी कोशिश करता है और वो बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने भरोसा करके मैंने कोई अपराध कर दिया है, गलती उनकी नहीं है। अंत में भी बोलता भाई उनका की कमाई है, वो पैसा कमा चुके हैं तो आपको वापस क्यों करेंगे। बहरहाल जब मैं वापस आता हूं तो उसकी थोड़ी टोन बदली हुई फिर से लगी। तो मैं सोचा कि ये पैसा ऐसे नहीं देगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। और इस पूरे मास्टरमाइंड गेम में वकील और इजाजुल खान हैं, जो मुझसे मिले तो नहीं, लेकिन इतना मेरे इजाजुल खान और वकील हैं। वकील इतना चालाक है कभी भी, और इस जानकारी मुझे भी पता चला कि वकील कभी भी इन लोगों को आगे नहीं आने देता है, और जब कुछ बहुत बड़ा केस फंसता तो उनका पैसा कोर्ट के माध्यम से या सुलह करवा कर वापस करवा देता है, लेकिन इन अपराधियों को सामने नहीं आने देता है। ये बहुत बड़े लोगों का गिरोह है। मजूम खान कोई कोलकाता का है, संजय कुमार कोई गुड़गांव का है। इनके पास डिफेंडर, फॉर्चूनर जैसी गाड़ियां हैं, सफारी जैसी गाड़ियां हैं, और इनका कई वर्षों से मेन इनका धंधा यही है। और इसमें शामिल हैं सभी लोग। उसी नवाडीह का वसीम खान, जो उसके पिता का नाम, रवि के पिता का नाम वसीम है और रवि का असली नाम इमरान खान है, उसी गांव पर रहने वाला था, बट इजाजुल ने बचाया था। इजाजुल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एजेंट वगैरह कुछ काम करता है, उसमें उसके वसीम खान भी उसमें एजेंट है, दोनों एक दोस्त हैं। तो ये सब गिरोह है और इस गिरोह के चक्कर में फंसा था। मेरी गलती ये थी कि जो मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था, मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे ग्रैब करना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कितना बड़ा फ्रॉड है। और इतने बड़े सातिर और इतने अच्छे स्टोरी टेलर हैं सब, मिल के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और आज तक पकड़े नहीं गए हैं। और मैं ये सारी वीडियो इंफॉर्मेशन इसलिए आप वीडियो बनाया हूं ताकि मुझे थोड़ी सी मदद मिल सके, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कोई व्यक्ति मुझसे कोई प्रूफ मांगे, मैंने जो भी ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट में किया सारा रिकॉर्ड मेरे पास प्रूफ है। हमने वकील के खिलाफ एक नोटिस भी भिजवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा और आप लोग मेरी मदद करेंगे और सोशल मीडिया की थोड़ी सी पावर दिखाएंगे। थैंक यू।